हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा के संचयन से स्मृति पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर की आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। आप सोच सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में कितनी ठंड होती है, उस समय के बारे में लेखक चर्चा कर रहे हैं। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, मतलब बहुत ही चिलचिलाती, बहुत ही ठंड जो है बहुत तेज़ पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, और अगर आप ठंड के समय में अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो अब ठंड जो है उसका जो टेम्परेचर जो है वो और भी नीचे गिर जाता है, और बहुत ज़्यादा ठंड का जो वातावरण जो है वह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी, ठंड और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, मतलब इवनिंग में जैसे 3 या 4 o'clock बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारा भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। और लेखक जो है ये सारी कहानी जो है एक स्मृति यानी अपने याद, स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। तो वो अपने एक बचपन की स्मृति, एक याद को इस कथा के रूप में उन्होंने बयां किया है। और हम सभी के जीवन में बहुत सारी स्मृतियां हैं। बचपन से लेके अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे साथ जो घटती है वो हमारे मनस पटल पर एक स्मृति के रूप में रह जाती है। उसमें से कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हैं। तो इसमें भी जो लेखक है श्री राम शर्मा ने आज अपनी उस बचपन की स्मृति की चर्चा की है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। उनके भाई उन्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। उस व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी घर चले जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था, और लेखक के साथ उनका छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। और जैसे हम बड़े भाई साहब पढ़े हैं, उसमें कैसे प्रेमचंद अपने बड़े भाई से डरते थे, तो सामान्यतः हम सभी अपने घर में भाई बहन के बीच में बहुत लड़ाई भी होती है, और हम बड़ों से डरते भी हैं। तो उसी प्रकार लेखक भी के मन में भी अपने बड़े भाई के प्रति इज्जत और डर भी था। तो उन्होंने इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा मतलब डरा हुआ। समझ में नहीं आता था कौन सा कसूर बन पड़ा, क्योंकि अब उनके माइंड में वो सोच रहे हैं कि मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिसके कारण मुझे भैया बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बैर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो। और जब आप कोई गलती करते हैं या आपको, तो आप अपने से अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि शायद ये कारण है ना। तो उन्हें लगा कि शायद मैं बेर खा रहा था, हो सकता है इसी गलती के कारण भाई बुला रहे हैं। डरते डरते जब वो घर में घुसे घुसे और आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो, मतलब उन्हें वहाँ पे एज अ विक्टिम वहाँ पेश न किया जाए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। लेकिन जब वो घर के अंदर घुसे तो एनवायरनमेंट जो था वहाँ का बिल्कुल अलग था, और उनके भाई जो ना तो गुस्से में थे और वो एक पत्र लिखने में व्यस्त थे। अब पिटने का भय दूर हुआ, तब इनको थोड़ा रिलैक्स हो गया कि नहीं, कोई बात और है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। और जैसे ही उन्हें देखा, बोला कि एक डाकखाना यानी पोस्ट ऑफिस है, एक जगह है मक्खनपुर, वहाँ पर जाकर इस सारे लेटर्स को डाकखाना में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। और पोस्ट ऑफिस में एक टाइम बना होता है जहाँ से वो लेटर्स जो है जो पोस्टमैन जो है जहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। तो वो भैया ने बोला है उनके कि इतना जल्दी जल्दी जाओ ताकि तुम पोस्ट कर पाओ समय पर, ताकि शाम में जब पोस्टमैन जब चिट्ठियों को लेने जाए तो हमारी चिट्ठी भी उसके साथ निकल जाए। और तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जाड़े के दिन थी, 30 पर हवा के प्रकोप से कपी कपी लग रही थी। और ठंड के दिन में जो है वो आपका दिन जो है वो छोटा और रात जो है लंबी होती है, हम सभी को पता है। तो मतलब जैसे जैसे 3-4 बजे का समय हो रहा था तो ठंड भी तेज़ से बढ़ रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा मतलब आपके हड्डी, मतलब आपका बोन्स तक को भी अंदर से ठंड लग रही हो। इसलिए हमने कानों को उसको धोती से बांधा। अगर आप ठंडे जगह में रहे हो तो आपको पता हो कान में हमारे बहुत जल्दी ज़्यादा ठंड लगती, इसलिए हम ईयर कफ्स या स्कार्फ वगैरह बांधते हैं। माँ ने भूनने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। और मम्मी जो है, जैसे हमेशा माता जो है वह बच्चों से बहुत स्नेह रखती है, प्रेम रखती है। तो जब उन्हें पता चला कि मेरा पुत्र जो है वह डाकखाना जा रहा है, तो उन्होंने एक जल्दी जल्दी धोती में भुजा हुआ जो फ्राई किया हुआ रोस्टेड चना है वो उन्हें दे दिया खाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। और बबूल का एक स्टिक था जो बहुत ही मजबूत होता है, बबूल के पेड़ का जो डंडा। और किसी भी तरह के अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रास्ते में कोई जानवर आ जाए या कुछ भी
या कुत्ता वगैरह, तो उनसे बचने के लिए वो अपने साथ एक स्टिक रखते थे और उन्हें अपने स्टिक से बड़ा ही स्नेह, बहुत ही लगाव था। ठीक है। और उस समय उस बबूल के डंडे में जितना मोह था, मोह मतलब किसी चीज़ से लगाव होना, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन मतलब उसको मारने के लिए, मतलब मारने के बाद बोलते हैं ना वैकुंठ धाम चले गए, नारायण जी के पास चले गए, तो लेखक कह रहे हैं कि वह नारायण का वाहन मतलब उसको मारने के काम आ चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाला आमों के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। और उस स्टिक का लेखक क्या क्या इस्तेमाल करता था, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वहाँ पे उनके स्कूल और गांव के बीच का जो रास्ता, वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ थे, जिसे बच्चे जो आम तोड़ने के लिए जो लेखक है उस डंडे का प्रयोग किया करते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। और मूक मतलब जो म्यूट, बिल्कुल ना बोलने वाला। हम जानते हैं कि डंडा जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन लेखक जो बोल रहा है कि ऐसा करने पर ऐसा लगता था उससे काम लेने पर कि वह बिल्कुल अलाइव हो गया हो। प्रसन्नता वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। बिल्कुल खुशी खुशी वो लोग जो है प्रसन्न चेहरा के साथ जो है वो बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी, और उनके जेबें मतलब पॉकेट नहीं थी उनके कुर्ते में। तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कैसे पकड़े रहेंगे और ठंड लगेगी, इसलिए उन्होंने टोपी के अंदर जो है उस चिट्ठियों को रख लिया और टोपी को पहन लिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव में 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिससे एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब यहाँ से कहानी जो है काफ़ी रोचक होने वाली है। तो लेखक जो है अपने भाई के साथ उछलते कूदते, जैसे छोटे बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ते हैं, वो वहाँ पर एक कुआं था, एक बड़ा सा वेल था, जिसमें एक बहुत बड़ा काला सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा। 24 हाथ मतलब हैंड में 24 हैंड्स, मतलब हैंड स्पैन से अगर नापे हाथ से तो उसकी गहराई जो है 24 हाथ थी। और कुआं कच्चा था, मतलब चारों ओर से सीमेंटेड नहीं था, और उसमें पानी ना था, पानी भी उसमें नहीं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया, और हो सकता है गलती से कभी सांप रेंगते हुए उधर आया हो और वो गलती से उस कुएं में जा गिरा। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। 2 महीने पहले ही लेखक को पता चला था कि उस कुएं में एक स्नेक है। कैसे पता चला था ये देखिए। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। वानर टोली मतलब बंदर की टोली, मतलब जो हमेशा उछल कूद मस्ती करने वाली हो। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, हमको कुएं में उछकने की सूझी। एक दिन स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जरा सा वो कुएं में झांक कर देखते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। लेखक अपने बारे में बोला, सबसे पहले देखने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। एंड ही वांटेड टू लिसन, क्योंकि कुएं में पानी था नहीं, तो ही वांटेड, और 24 हाथ गहरा कुआं था, तो उसमें एक स्टोन डालकर वो देखना चाहते थे कि उसमें क्या एको साउंड आता है। उसमें सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, है ना। बच्चे लोग क्या है, बहुत ही बार ये चीज़ खेलते हैं, कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर से आवाज़ जो है आपकी टकरा कर जो है वापस आती है, तो बच्चे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो उस चीज़ को, एक अपने एको साउंड को सुनने के लिए लेखक जो है बड़ा ही उत्साहित था। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही वह फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार मतलब हिसिंग साउंड। जैसे ही वो स्टोन जो है वो लगा सांप को, तो उसने रिएक्शन में अपना हिसिंग साउंड सुनाया। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस फुसकर से ऐसे चकित हो गए जैसे किल्लोल करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो आता है। और ये लोग इतने प्रसन्न हो गए, कुछ उन्हें लगा कि कुछ एक बड़ा ही एंटरटेनिंग कुछ आवाज़ हुआ है। और ये ऐसी ही आवाज़ जैसे कि अगर एक हिरन का एक ग्रुप है और उनको अचानक से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ जाए, उसी तरह। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। और बच्चे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो किसी एक जीव को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। वो बस अपने ही मस्ती में, अपने ही धुन में हैं। और बच्चे सब अपना अपना एक एक स्टोन उठा लिए हैं और सभी उस पत्थर को कुएं में फेंक रहे हैं। बार बार स्नेक को चोट लग रहा है और वो बार बार हिसिंग साउंड कर रहा है और सभी बड़ा खुश हो रहा है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंका करता था। और ये उन लोग का डेली का रूटीन बन गया। ये बड़ा उनको आते जाते बड़ा ही कुएं में
ढेला स्टोन फेंकना जो है बड़ा ही मज़ेदार काम लगने लगा। यह रोज़ाना की आदत सी हो गई थी, मतलब डेली रूटीन था। सांप की फुसकार करवा लेना मैं उसमें बड़ा काम समझता था कि मतलब एक डे स्टोन ऐसा फेंकना है कि स्नेक जो है हिसिंग साउंड करे और उसके बाद काम ख़त्म, फिर अपना काम के लिए आगे बढ़ना। इसलिए जैसे हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। और आज जब उन्हें जाना था पोस्ट ऑफिस चिट्ठियां डालने के लिए, तो फिर उन्होंने वही रास्ता लिया था, फिर कुआं आ गया और फिर उनके मन में वो जो बालपन, जो मस्ती करने का है, फिर उनके माइंड में आ गया कि चलो वही काम करते हैं। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ, आगे चलकर देखेंगे। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक ही हो लेता है। और है ना, जब बड़ा भाई या घर का जो एल्डर अगर हम जो करता तो छोटा भाई को लगता है कि जो कर रहे हैं बिल्कुल सटीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लेखक को आगे बढ़ते देखकर जैसे जो हिरन का बच्चा हो उसी तरह वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। और उनके टोपी में क्या था, यह बात गौर करने की, उनके टोपी में चिट्ठियाँ थी, है ना। और उस समय उनके ध्यान में यह नहीं था, उसने अचानक से टोपी हटाया और ये फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी। सांप ने फुसकर मारी या नहीं मारी, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, यह बात अब तक स्मरण नहीं। और आज कुछ अलग हो गया, क्योंकि आज क्या था, लेखक के टोपी के अंदर चिट्ठियाँ थीं। और जैसे ही उन्होंने अपनी टोपी हटाई, सारी चिट्ठियाँ कहाँ गिर गई, कुएं में। अब कुएं में चिट्ठियाँ गिरते के साथ ही उनके माइंड में ये स्मरण ही ये चला गया, उनके माइंड से वैनिश हो गया कि वो जो इस स्टोन फेंकने पर जो सांप ने आवाज़ किया या नहीं किया, उसे ढेला लगा या नहीं लगा, वो उन्हें इस बात को उनके जो मेमोरी से वो चला गया। क्योंकि जब आप अचानक से आप किसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो आपको उस क्षण का जो क्या हुआ आपको बहुत बार उस जगह पर मौजूद रहने के बाद भी पता नहीं चलता। बहुत बार कक्षा में ऐसा होता है कि टीचर आपका अटेंडेंस बना रही है और वो एक बार दो बार आपको आवाज़ दे रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप वहाँ होते हुए भी आपका माइंड कहीं और है ना। तो ठीक उसी तरह लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है, वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। और लेखक ने बड़ा ही अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे अगर हिरन को गोली लग जाए तो वह किस तरह छटपटाने लगेगा उसके जान निकलने पर, उसी तरह लेखक की भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने से कि उनकी भी जान निकल गई है। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, मतलब ही ट्राइड टू कैच मेरी तो। और ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। जैसे अगर शेर जो है शिकारी को देख ले तो कैसे उस पर अटैक करेगा, है ना। शिकारी पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, लेकिन वो जो है उनके पहुंच से, उनके रीच से बाहर हो गया था। और उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, और अगर इम्बैलेंस होता तो हो सकता है कि लेखक भी कुएं में गिर चुका होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। अब दोनों भाई वहाँ पर बैठ गए। छोटा भाई थोड़ा उम्र में कम होने के कारण वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और बड़ा भाई लेखक जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो अंदर ही अंदर रो रहा, चुपचाप रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर जाता है। निराशा, पिटने का भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। और बड़ा ही मतलब सुंदर तरीके से लेखक ने इन शब्दों की मतलब अलंकार से सजाया, आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से दूध में अगर उफान आ रहा हो और ढक्कन लगा हुआ तो किस तरह से दूध जो है वह गिर जाता है, ठीक उसी तरह लेखक अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, चुप होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंख बंद करने पर भी आंसू जो है उनके ये पर आ ही जा रहे हैं। और उन्हें बहुत इस बात का मतलब निराशा, पिटने का भय, उद्वेग, मतलब एक तरफ सैडनेस, भैया के अपने भाई से पिटाई होने का डर हो रहा है, और उन्हें एक बेचैनी, घबराहट और इस चीज़ को सोचकर बहुत रोना आ रहा है। और वो लगातार पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करे, जो आईलिड है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे, है ना।
और उनके चेहरे पर मतलब जो आंसू है वो नीचे गिर ही रहे हैं। माँ की गोद की याद आती है, और जब बच्चा बहुत परेशान हो तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की ही याद आती है। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। और मम्मी जो है हमेशा बच्चे का गलत हो या सही उसका सपोर्ट कर लेती हैं। तो लेखक को लग रहा है कि अगर मम्मी कहीं से आ जाती और बोलती कि अरे मेरे प्यारा बच्चा, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ ही हैं, गिर गई, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। पर मम्मी तो वहाँ है ही नहीं, और क्या क्या यहाँ कांड हुआ ये किसी को नहीं पता। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, है ना। तबीयत कहती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। और लेखक जो है अपने उम्र के उस पड़ाव पर थे जब बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है ना। और उन्हें लगा कि ऐसा करे कि उस पर मिट्टी बहुत सारा डाल दे उस कुएं में, ताकि किसी को वो चिट्ठियाँ नज़र ना आए, और वो झूठ मूठ बोल देंगे भैया को कि हमने तो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को पोस्ट कर दिया। लेकिन सबसे मुसीबत की बात यह थी कि लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था उस उम्र में। अब करे तो क्या करे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। जैसे रुई जो है ना, जैसे कॉटन का जैसे गद्दा या रुई या तकिया बनाने के पहले उसकी धुनाई होती है। तो लेखक सोच रहा है कि अगर मैं सच बोल दूं तो भैया तो मुझे बहुत प्यार नहीं करेंगे, गुस्सा ज़रूर होंगे, है ना। तो सच बोलकर पीटने का भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बिठा बैठा सिसक रहा था। अब लेखक को लग रहा है सच बोल दूं तो पिटाई होगा, झूठ बोलूँगा तो मतलब जो मुझे जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यह काम दिया गया तो मैं वह काम नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही मतलब उन्हें एक अपने आप में एम्बैरेसमेंट लग रहा था, बुरा लग रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, और ऐसा ऐसा करते करते सोचते सोचते 15 मिनट बीत गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा मतलब इट्स गोइंग टू इवनिंग और नाइट, जैसे जैसे शाम हो रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। और इन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसी जगह भाग जाए कि उन्हें कोई नज़र ही नहीं आए। लेकिन जैसे दोनों तरफ से तलवार जैसे है, एक तरफ अगर झूठ बोलेंगे तब क्या होगा और सच बोलेंगे तब क्या होगा, ये उन्हें टेंशन जो है वो खाई जा रही थी। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट रही थी। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, और अंत में लेखक ने अपने आप को स्ट्रांग किया कि एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे तो चिट्ठी जो है वो कुएं से निकालना है। अब आपको लग रहा होगा कि अंदर तो स्नेक है। अब वो पाठक लेखक जो है वो चिट्ठियाँ निकाले तो कैसे। कितना भयंकर निर्णय था, और आप सोच सकते हैं कि डिसीज़न जो है कितना डेंजरस था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। लेकिन अब वो सोच सोच चुके थे कि आर हो या पार, लेकिन अब हर हालत में वो चिट्ठियों को निकाल कर ही दम लेंगे। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको सोचने का समय नहीं मिलता और आपको बस निर्णय ले लेना पड़ता है ना। क्योंकि अचानक से कुछ मुसीबत आने पर इतना आपको समय नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी लेखक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने में के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। अब इनको लगा कि अब मैं किसी तरह उस सांप से लड़ाई करूँ और उस चिट्ठियों को लूँ और बाहर आ जाऊँ। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। या तो सांप उन्हें काट लेगा, आलिंगन मतलब गले लगना। तो अगर अगर सांप ने काट लिया तब तो फिर वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर किसी तरह सांप से बच गए तो समझ जाएंगे कि रीबर्थ मिला, दोबारा जन्म मिला, और इसकी कोई चिंता ना थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। और लेखक को पहले से भी उन्होंने अपने डंडे से काफ़ी सांपों को मारा था। तो उन्होंने सोचा कि इस स्नेक को भी मार दूंगा और फिर चिट्ठी लेकर ऊपर आ जाऊंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अभी सोचा कि किसी तरह अंदर चले जाएंगे। छोटा भाई जो है रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई को भी पता था कि अंदर स्नेक है। अब उन्हें लगा कि अगर मेरा भाई नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली सांप जो है उसको छोड़ेगा नहीं। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, और बच्चा था, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। और नग्न और सजीव रूप में मतलब अलाइव, वही सांप जिसको रोज ये मार मार कर उसके फुसकर सुनते थे,
आज वही सांप मतलब वेट कर रहा है कि आ जाओ भाई, आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। नग्न मतलब विदाउट क्लोथ, क्योंकि उन्हें नीचे जाना था और उन्हें नीचे जाने के लिए इन्हें कपड़े की आवश्यकता थी। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की। और पहले के ज़माने में लोग धोती पहना किया करते थे, शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनते थे। तो उन्होंने धोती को बांध कर एक बड़ा सा रस्सी तैयार कर लिया। एक चने वाली दो कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। और जो मम्मी ने चना बांध कर दिया था ना धोती में, उसको भी बांध दिया। इस तरह सारी धोतियों को मिलाकर एक लंबा सा रोप बना लिया, ठीक है, जो कुएं की गहराई के लिए काफ़ी था। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया उसको, एकदम देखा कि उसका नॉट जो है वह बिल्कुल टाइट है या नहीं, गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल दिया और एक उसका जो एक छोर था वहाँ पे एक स्टिक जो है उनके पास स्टिक था, उसे बांधकर कुएं में डाल दिया। कुएं की गहराई के लिए काफ़ी है। हम लोगों ने एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर देख लिया, अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रहा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग यानी वह लकड़ी जिस पर चरमपुर टिकता है, ठीक है, के चारों ओर चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दी। और जैसे कुएं के चारों ओर आप देखते हैं ना, छोटा सा जो ये रहता है चबूतरा टाइप का, उसके चारों ओर घुमाकर उसने बांध दिया और उसका जो है अपने भाई को दे दिया पकड़ने के लिए। और उसकी गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, जो यंगर ब्रदर था वो मात्र 8 ईयर्स का था। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया था। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा, क्योंकि उतना छोटा बच्चा के पास इतना ताकत नहीं है। तो उन्होंने उसमें बांध दिया और उसको बाकी बोला कि तुम उसे खूब मजबूती से पकड़े रहना। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा और धोती के सहारे जो है वो नीचे उतरने लगे। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और जब छोटा भाई रोने लगा तो उसको थोड़ा मतलब आश्वासन दिया, दिलासा दिलाया, भरोसा दिया कि डोंट वरी, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नीचे जाऊँगा, सांप को मारूंगा, चिट्ठियाँ लूँगा और वापस आ जाऊँगा। और मेरा विश्वास भी यही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था, क्योंकि पहले भी उन्होंने सांप के साथ हाथापाई कर चुके थे, उसको मार चुके थे। तो इसलिए उनको सांप का वैसा कोई भय नहीं था। उसको मारने में बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत ही आसान का यह मुहावरा है। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हुआ होऊंगा तब ध्यान से नीचे को देखा। जब थोड़ा ऊपर रह गए कुएं से तो नीचे उन्होंने देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल पर एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। और ये छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा सांप था और बिल्कुल ब्लैक कलर का, और बिल्कुल अपना जो ये है फन बनाकर वह बैठा हुआ था। और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। केवल जो उसका पूंछ वाला भाग वो जमीन से टच हो रहा था और बाकी भाग जो है वह उसका ऊपर था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, जैसे ही वो गिरा तो उसे जहाँ भी मतलब साउंड का जो ये क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा शेक होने का या थोड़ा वाइब्रेशन का जहाँ इधर साउंड हो रहा है, सांप जो है उसी अनुसार अपना इधर उधर हिल रहा है। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। और सांप को भी, क्योंकि हर जीव जो है अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए जो है वह अपना रिएक्ट करता है। तो सांप को भी लगा कि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई खतरा है, इसलिए वो बिल्कुल मतलब बैठा था कि अगर कोई आएगा तो फिर उसको काट दिया जाएगा। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। जैसे बीन बजा, कभी आप देखे होंगे स्नेक चार्मर को किस तरह से वो बीन बजाता हो, और जो इस सांप जो है बिल्कुल अपने फन के साथ स्नेक खुद के साथ तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी सांप वैसा ही लग रहा था कि बिल्कुल रेडी है। उसका प्रतिद्वंदी यानी उसका कॉम्पिटिटर जो है, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और जो पानी खींचने वाला जो ये रहता ना उससे लटका हुआ था। इसीलिए जो धोती जो है वह मतलब लेखक जो है वह कुएं के ठीक बीचों बीच लटक रहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर चलिए देखते हैं। धोती डेंग में बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अगर आप पढ़े होंगे सरकमफ्रेंस जैसे कुएं का या किसी भी सर्कल के बारे में, तो उन्हें उसके बीच में ही उतरना था, है ना, चारों ओर जो उसका सरकमफ्रेंस उसके बीच में ही। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं
गज की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता, क्योंकि नीचे बहुत स्पेस तो है नहीं, तो इन्हें लग रहा था कि जहाँ पैर रखे कहीं सांप उनके उस पर हमला न कर दे। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है और कच्चा कुआं का जो डायमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। तो नीचे इतना स्पेस ही नहीं है कि वो सांप से बहुत दूरी बनाए। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतना ही उतरना तो था ही कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, है ना, और जिसके माध्यम से वो नीचे लटके थे वो बीचों बीच ही था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, और ऊपर से वो सांप को कैसे मारेंगे, उन्हें तो नीचे आना ही था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, और नीचे उतरने में उनको बहुत टायर्डनेस भी हो गया था कि फिर वापस चढ़ना थोड़ा मुश्किल था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा, तो अब लेखा को लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे धीरे उतरना ही पड़ेगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती। एकाग्रचित्ता मतलब कंसंट्रेशन, पूरा उनका जो लेखक का कंसंट्रेशन था उस सांप पर था। मुझे एक सूझी, तभी उनके पास एक उपाय आया। दोनों हाथ से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल पर लगा दिया। अब आप सोचिए कि अगर आप कुएं में उतर रहे हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उन्होंने अपने दोनों पैर जो है फैला दिए, क्योंकि उसका बहुत डायमीटर था नहीं, तो उन्होंने आसानी से वो अपने पैर को दोनों तरफ से जमा दिए और दीवार पर पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। और जैसे ही वो दोनों तरफ से पैर रखे, तो ये तो कच्चा कुआं था, सीमेंटेड नहीं था, तो चारों ओर से मिट्टी जो है, भुरभुरा मिट्टी जो सूखा जो मिट्टी वो नीचे गिरने लगा। मिट्टी जैसे ही गिरा तो सांप ने फिर हिसिंग साउंड करने लगा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। समकोण मतलब बिल्कुल, आप यहाँ पे लेखक जो है वो हमें मैथ बना रहा है। समकोण मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के ये पर अपने कमर का बना, इस तरह से वो बन गए, लटक गए उस स्थिति में। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट से उन्हें अब पता चल गया कि उन्हें कैसे नीचे उतरना है ना। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे नीचे उतरकर थोड़ा उसके सामने उसके 1.5 गज की दूरी पर कुएं के धरातल पर वो खड़े हो गए। आंखें चार हुई मतलब एक दूसरे को देखना, इट्स ऑल्सो मुहावरा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। चक्षुश्रवा मतलब जो आँखों से देखकर सब कुछ सुनने वाला। आँख से चक्षु मतलब जो है हमारा आय, और श्रवा मतलब सुनने वाला। ऐसा माना जाता है कि सांप जो है वो अपने आँखों से ही सब कुछ सुन लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो, और ऐसा लग रहा था लेखक को कि उनकी आँखें ही सब कुछ सुन रही है। सांप के फन की और मेरी आँखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर आक्रमण करता, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सांप ने मोहिनी से डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। और जिस ये के आकाश कुसुम मतलब जस्ट लाइक मतलब वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो इतना आसानी से सोचे कि नीचे जाएंगे, सांप को मारेंगे और चिट्ठियाँ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो सीन था वो बिल्कुल अलग था, है ना। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो रही थी, और जैसे ही साक्षात मतलब एकदम आमने सामने सांप को देखते ही उनका जो प्लानिंग था, उनका जो होप था, वो सब कुछ ऐसा लगने लगा कि अब ये इम्पॉसिबल है ना। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं था कि वहाँ डंडा चलाते। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, उसको प्रेस करने का दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे में पर खड़ा होना था। ऐसा था कि अगर मतलब उसको दबाने का मतलब कि अगर आप तोप का जो मुंह है वहीं पर आप खड़े हो जाए तो किसी प्रकार का भी अटैक हो सकता है। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ को कैसे उठाता, ठीक है। और लेखक के माइंड में बहुत सारा चीज़ चल रहा है कि अगर उसके सांप के
पीछे वाले भाग को अगर मैं प्रेस करता तब तो वो मुझे काट लेगा, और अगर उसके फन को प्रेस करूँगा तो मैं चिट्ठियाँ कैसे उठाऊँगा जो पास में पड़ी हुई है, क्योंकि दोनों हाथ तो उनका बिजी हो जाएगा। दो चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी हुई थी, और दो लेटर्स जो है वह जो है स्नेक के पास ही थी, और एक मेरी ओर थी। मैं दो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। पैंतरों मतलब अपने अपने साइड जो है वो दोनों अपनी स्थितियों पर जो है वो लगे हुए थे, और एक मेरी ओर थी। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। 5 मिनट तक ही वॉज जस्ट बिकम ए स्टैचू। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। और जो बहुत ही विषधर सांप आपको मौका नहीं देगा, जैसे ही वो उसे लगेगा तो वो मतलब काट लेगा, और उसका जो विष जो है वो शरीर में तुरंत फैल जाएगा। अब तक सांप ने वार न किया था, अभी तक सांप जो है वो बिल्कुल देख रहा था, अभी तक कोई अटैक नहीं किया था। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया कि भाई वो मुझे परेशान नहीं कर रहा तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूँगा। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए, क्योंकि लेखक का मोटिव सांप को मारना नहीं था, उनको लेटेस्ट लेना था। बस एक सूरत थी, एक ही उनको ऑप्शन नज़र आ रहा था। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, और वो स्टिक से धीरे धीरे जो है लेटेस्ट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। ओके, और सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। या तो उसको मार दो या बिल्कुल उसको टच ना करो। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, और बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, क्योंकि लेखक को यह बिल्कुल समझ में आ गया था कि इस सांप को मारना इसके बस की बात नहीं है यहाँ पर, इस जगह पर, है ना। तो दूसरा मार्ग था कि उसको बिल्कुल ही परेशान ना करो, टच ना करो, और फिर अपना काम कर लो। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं मतलब राइट साइड जो है और पड़ी चिट्ठियों की ओर उसे बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा, और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय पर कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। जैसे ही वो डंडा जो है वह सांप की तरफ जिधर स्टिक लेने के लिए बढ़ा, सांप को भी लगा कि शायद ही वो डंडे से मुझे मारना चाह रहा है, तो वो भी रिएक्ट में उस पर जो है वो डंडे पर ही अपना विष छोड़ दिया, जिससे घबराकर उसके हाथ से डंडा छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, मतलब घबरा कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ। मतलब वो क्या था? वो सांप का विष था। वह सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, और सांप बोला कि यह देख लो कि कितना ताकतवर है। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल हो चुका था, है ना। उसको पहले ही मतलब बोल रहा है कि हे सांप महाराज, मुझे पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और मैं यहाँ लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वन डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, और वो अपने डंडे को बड़ा स्ट्रांग समझते थे, उसको एक सजीव की तरह ट्रीट करते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा लगा कि वो डंडा जो है बहुत ही इंसल्टेड फील कर रहा था। मेरे उछलने और फिर वहीं धमकने से, खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, और एक बार उछलकर वहीं पर जो गिरा तो छोटा भाई को लगा कि भाई जो है अब वो इस दुनिया से वीर गति प्राप्त हो गया है, और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के कटने से मैं गिर गया, और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसका कोमल हृदय को धक्का लगा, और उसको लग गया कि अब तो भाई हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गए हैं, और भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी है। उसकी चीख निकल गई, वो बहुत ज़ोर से स्क्रीम करने लगा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, वह उसे फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। अब ये इस सारे इंसिडेंट में लेखक को थोड़ा सा मजबूती मिला। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। नेक्स्ट टाइम अगेन ही ट्राइड द सेम थिंग। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी किया। इस बार क्या हुआ कि सांप ने अटैक ही नहीं किया, वह डंडे पर रोल भी हो गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खींच गया, और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। ठीक है, और जो है बिल्कुल जो गांठ जो जैसे बोल सकते हैं जो बन गया था, सांप का जो लास्ट का जो पूंछ वाला भाग है वो इसके हैंड से टच हो गया। उफ, कितना ठंडा था, और जैसे ही टच हुआ तो उसे बहुत ही ठंड का एहसास हुआ। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया, यदि कहीं
और उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। बोला कि अगर यदि कहीं उसका दूसरा वार मतलब पहले कर लेता तो मैं नहीं बचता और मैं क्या होता, सांप पर ही गिरता और फिर नहीं बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हज़ारों ढंग बचने के लिए निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी और वो भगवान की कृपा मान रहे हैं कि किसी तरह मेरी लाइफ जो है मेरे सूझबूझ से और भगवान की कृपा से बच गई। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरी ओर सांप का आसन बदल गया। आसन बदल गया, दोनों का जो है जगह जो है सिचुएशन बदल गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। अब वो जैसे ही सांप की जगह पे आ गया तो इन्हें जल्दी जल्दी अपना जो लिफाफा और पोस्ट कार्ड था वो ले लिया। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया, यानी धोती के एक साइड में उसको टाई कर दिया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया। अब छोटे भाई को उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। बहुत मुश्किल से उन्होंने डंडा को लिया। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था और सांप जो उसके ऊपर बिल्कुल उस पर चढ़कर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। मतलब सांप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मिट्टी फेंका। जैसे ही सांप उधर बढ़ा तब तक ये जल्दी सा स्टिक ले लिए। पर बात की बातें में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते और बहुत ही लेस स्पेस था। और सांप तो इतना फास्ट मतलब जो है उसका रिएक्शन, पहले उसने उधर देखा और फिर इधर, लेकिन डंडा बीच में था। अदरवाइज उसका जो सांप का जो दंत है, जो विष है, वो उसके पैरों में लग जाता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ और हाथ की मदद से वह उस कच्ची जो कुआं था, कुएं की जो दीवार थी, वह उस पर चढ़ने लगा। कम ही अधिक थी क्योंकि, लेकिन 15-20 फुट जो है बिना पैर के सहारे चढ़ना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा और वह सोच सकते हैं कि ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड और 15-20 नहीं, करीब 36 फुट जो है ही जस्ट क्लाइम्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड। बाहें भर गई और छाती फूल गई। बाहें भर गई मतलब बहुत उनको अपने आर्म्स में दर्द होने लगा और उनका जो ब्रीदिंग जो है बहुत तेज़ तेज़, उनकी सांस जो है वह फूलने लगी। धौंकनी चल रही थी। जब आप बहुत तेज़ तेज़ चलने लगे तो आपका जो है ब्रीदिंग जो है वो बहुत, हमारा जो सांस जो है बहुत तेज़ चलने लगती है। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ाया। और लेकिन जब आपको किसी चीज़ को करने की या मन में साहस हो तो आप उस काम को कर लेते हैं। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि नीचे सांप था। अगर गलती से भी उनका हल्का सा भी ग्रिप जो है वो छूट जाता तो वो सीधे सांप के पास चले जाते। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा और इतना मेहनत वाला काम करने के बाद जब लेखक ऊपर आया तो वो बिल्कुल जस्ट अनकॉन्शियस होकर थोड़ी देर लेटा रहा। देख के झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना और उसके बाद फिर धोती को जो टाई कर कर बांधा था उसको सब ओपन किया, फिर वापस से पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़ो। और एक बच्चा था जिसने उन्हें यह सारी प्रक्रिया करते हुए देख लिया था, तो उसको उन्होंने बोला कि देखो, ताकीद कर दिया कि देखो यह बात किसी से मत बोलना। ये जो इंसिडेंट हुआ है कि कैसे मैंने गलती से सारी चिट्ठियाँ अंदर चली गई और कैसे मैं कुएं में उतरा और कैसे सारा कुएं से उससे डर कर सांप से मैं बाहर निकला, यह किसी को मत बोलना। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। यानी यह घटना 1904 की थी और अब 1915 में जब ये मैट्रिक पास कर गए तब उन्होंने ये स्टोरी अपनी मदर को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था। डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने एक अपनी छोटी सी याद जो है, अपने बालपन, बच्चे किस तरह से शरारत करते हैं, किस तरह से शरारत में कभी कभी स्वयं को मुसीबत में डाल देते हैं, यह लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पर पेश किया है। और आपके, हमारे, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना जरूर रही होगी जो हमें आज भी याद है
और हम डर से कभी कभी पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, लेकिन बच्चों कभी भी कुछ ऐसी घटना हो तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत बार वे हमें हेल्प करते हैं। और इस तरह से यह तो एक घटना है, लेकिन इस समय अगर ऐसा कुछ होता और अंदर जैसे सांप है, बहुत डेंजरस मतलब क्रिएचर है, आप उसकी जान भी जा सकती थी, तो ऐसी स्थिति में इन्हें किसी बड़े की सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि चिट्ठियाँ महत्वपूर्ण ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं कि उसे जीवन से ज़्यादा महत्व दिया जाता। हो सकता है कि उनके बड़े भाई को ऐसा पता चलने पर वह उसे माफ़ कर देते, वो उस पर गुस्सा नहीं होते। हो सकता थोड़ी गुस्सा करके कि चलो तुम्हें उधर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इतना रिस्क लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन लेखक ने अपना यह बालपन के मन में अपना अपना बच्चे का मन जो है वो कैसा होता है और कैसे शरारत के साथ वह सब काम कर लेते हैं, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र, आप सोच सकते हैं बच्चे की उम्र में 11 वर्ष में आप क्या ही आप समझ पाते हैं और क्या किस बात का ही आप निर्णय लेने लायक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद लेखक ने इतना बड़ा निर्णय लिया और सांप से भिड़कर यह काम किया। तो आइए देखते हैं माइंड मैप को। लेखक द्वारा अपने बचपन की स्मृति को साझा करना। इस पाठ में उन्होंने एक अपने बच्चे बालपन में उन्होंने एक शरारत की थी और उसके बारे में ही ये चैप्टर में बताया है। बालपन में कुएं में ढेले फेंके जाने पर सांप की आवाज़ को सुनना, चिट्ठियों को कुएं में गिर जाना, बड़े भाई द्वारा चिट्ठियों को डाक खाने में डालने का जिम्मेदारी पूर्ण काम मिलना और बहादुरी के साथ उसी निकालने की इस पूरी रोचक जो आप कथा जो है उसे प्रस्तुत किया है। तो यह जो पाठ है आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और यह जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें कैरेक्टर के नाम पर केवल लेखक और लेखक के छोटे भाई और बाकी जो कैरेक्टर है वो गौन है। केवल मुख्य कलाकार जो हैं वो लेखक और वो काला सांप है जिसके बीच जो चिट्ठियों को निकालने की भिड़ंत हो रही है। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर देख लेते हैं। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था कि कहीं बेर खाते हुए उनके भाई जो है वो गुस्सा ना करे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली जो है रास्ते में पड़ने वाली पर कुआं ढेला क्यों फेंकती थी, क्योंकि सभी बच्चों को यह बात पता चल गया था कि उसमें एक सांप है और सभी मज़ा करने के लिए ऐसा करते थे। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे करीब 9 प्रश्न हैं। मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे रखा है और आप इसको पढ़ लीजिए। और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या आप कोई वर्ड को बदलना चाहे तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं कुछ इजी वर्ड से, और इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी पाठ को समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।